गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनिया, कक्षा 12, विषय हिंदी अनिवार्य, भाग 2, पाठ 3 कुंवर नारायण का पार्ट 1 लेकर के मैं आपके सामने गायत्री ऑनलाइन कक्षाओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुल्तान राम गसिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज है वो पाठ संख्या 3 में कुंवर नारायण द्वारा रचित कविताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए कुंवर नारायण के बारे में और उसके द्वारा रचित 2 कविताएं हैं। एक कविता है कविता के बहाने और एक है बात सीधी थी पर। इनका अध्ययन करेंगे। चलिए कुंवर नारायण कवि का अपन परिचय करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कुंवर नारायण पाठ संख्या 3। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं कुंवर नारायण की: चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह। देखो, प्रमुख रचनाएं कुंवर नारायण की: चक्रव्यूह तो 1956 का है, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह से रचित है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। आत्मजयी कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य। प्रमुख पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो, कुंवर नारायण के कुछ कविता की पंक्तियां इस प्रकार से हैं, सुनना ध्यान से। न जाने कब से बंद, न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गरज से ढकी एक पुरानी किताब हो। क्या कहा? न जाने कब से बंद था, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गरज से ढकी एक पुरानी किताब मिल जाती है और उस किताब को झाड़ते हैं तो किताब एकदम से नया प्रकाश दिखाती हुई अपने सामने क्या होती है? प्रस्तुत होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से है वो, जो दरवाज़ा बंद था और एकदम से खुला तो घर में क्या हुआ? प्रकाश। तो उसी प्रकार से क्या है? कविता की गर्द लगी हुई थी, पढ़ने के लिए जैसे ही उत्सुक हुआ गर्द को हटाया गया। आगे देखिए, गर्द से थोड़ा सा ऊपर ले लें इसको। गरज से ढकी गरज से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण। गरज से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है, किंतु कविता की विद्या। ठीक है, आगे बढ़ा ले इसको, बढ़ना तो के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ
और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है प्यारे विद्यार्थियों। किसने? कुंवर नारायण ने। किसमें? कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विद्या को उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदारी लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनके कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। ध्यान देना विद्यार्थियों, उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है। किसमें? कवि में। उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते। सीधी घोषणाएं और फैसले हैं उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल और तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय से भ्रम, प्रश्न और कुल उनकी कविता के बीज शब्द हैं। चलो आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। कौन सी संवेदना के हैं? नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि नोच कसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। बात आ रही है समझ में? क्या कि कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के तो कवि हैं। कौन सी संवेदना के? नागर संवेदना के। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का मतलब समझिए। किसका? ऊहापोह है ना, उलझन। ऊहापोह उलझन, और उलझन कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, है ना। ऊहापोह से मतलब है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, असमंजस की स्थिति। हाँ, आगे देखो, यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। थोड़ा सा आपको रेखा अंडरलाइन करवा दे विद्यार्थियों। देखो, पहली कविता है के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है ना। कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। आज का समय है वो कविता के वजूद को लेकर के आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यांत्रिकता के दबाव से, मशीनीकरण का दबाव है, तकनीकी का दबाव है, कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। जो विद्यार्थियों आप पढ़ रहे हैं इस समय क्या? कविता के बहाने, कविता का मूल भाव पढ़ रहे हैं। कविता में कैसी भावाभिव्यक्ति होने वाली है
ये पढ़ रहे हैं। तो कविता के बहाने यह एक यात्रा है, यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। किससे लेकर के? चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे तक की है। मतलब 3 का उदाहरण दिया गया है। एक तो किसका? कविता कवि कर रहा है तो कविता के बहाने, अपन बोलते हैं ना, अरे बहानाबाजी मत करे रे भैया, है ना, बहानेबाजी मत करे ना। तो ये कवि है ना, वो भी इस कविता को है वो किस माध्यम से बताना चाहता है? बहाने, है ना। कविता है वो बहानों के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। कैसे? एक तो चिड़िया के बहाने आप तक पहुंचेगी संदेश। कविता का संदेश विद्यार्थियों आपके पास चिड़िया के माध्यम से पहुंचेगा, फूल के माध्यम से, और बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके माध्यम से कविता का संदेश आप तक पहुंचने वाला है। कैसे पहुंचेगा वो देखो, अब बताता हूं, देख सुनना। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। एक और कविता है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, चिड़िया की उड़ान की सीमा है ना, कहने की आवश्यकता नहीं है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। परिणति का मतलब है सीमा, परिणति का मतलब क्या है? सीमा। तो पुष्प के खिलने और उसकी सुगंध की क्या है? परिणति है, सीमा है। लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। बच्चों के खेल में भी है वो किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। ठीक है, अब इस कविता का तो हमने परिचय पढ़ लिया कविता के बहाने, है ना। इसमें अपन एक तो चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से जानेंगे। अब इसके बाद में है दूसरी कविता, कुंवर नारायण की। कौन सी कविता? दूसरी कविता। अब दूसरी कविता कौन सी है वो देखना। दूसरी कविता है बात सीधी थी। कौन सी कविता है? बात सीधी थी। ठीक है, ये लो दूसरी कविता। बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। अब ये दूसरी कविता है ना, बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से, कोई दूसरा नहीं इस संग्रह से है दूसरी कविता। पहली कविता कविता के बहाने है, वो कौन सी काव्य संग्रह से? कुंवर नारायण के इन दिनों काव्य संग्रह से, है ना। कविता के बहाने कविता कौन से काव्य संग्रह से है? इन दिनों। अब दूसरी कविता है वो है कोई दूसरा नहीं, इस संग्रह से कविता संकलित है। हाँ, आगे देखिए। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। कविता में कथ्य का मतलब है कथन, और कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है ना। माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, हर पेज के लिए क्या होता है? एक निश्चित खांचा होता है।
अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। जिन शब्दों को आप पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन शब्दों के क्या होते हैं, विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। सही बात है ना कि भाई अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। ठीक है, अगले पेज पर चलिए। कविता के बहाने। अपन कविता का वाचन करने जा रहे हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो देखो ये अपनी कविता है। ठीक है, ये अपनी क्या है, कविता है। तो दिख जाएगी अब आपको। ठीक है, कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। बहुत ही अच्छी कविता है। फिर देखो आगे। कविता कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। फिर आगे देखो तीसरी कड़ी। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। तो ये अपनी कविता के बहाने हम इसका विद्यार्थियों क्या भावार्थ जानेंगे। ठीक है, चलो। शब्दार्थ तो ज़्यादा कठिन वाले नहीं लग रहे, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। कविता एक उड़ान है। देखो उड़ान का अर्थ तो उड़ान होगा। चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। है ना, माने का मतलब है ना, माने का अर्थ क्या लिखेंगे, मतलब। मतलब चिड़िया क्या जाने। देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कौन सा अलंकार है, प्रश्नालंकार है। अब आगे वाली पंक्तियों के भी शब्दार्थ अपन जान लेते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। है ना, तो ये सब सरल से एक शब्दार्थ आ रहे हैं। मुरझाए मुरझाना, महकने महकना, माने का मतलब। ठीक है, सब घर एक कर देने। है ना, सभी घरों को है वो एक समान, है ना, प्रेम भाव से मिला देना। तो ये अपनी कविता थी। अब हम है वो कविता का प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। ठीक है,
दो ही था पाठ। प्रसंग यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 के पद्य भाग से कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने शीर्षक से उद्धत है। इस कविता में अपार संभावनाओं को टटोलने का, अपार संभावनाओं को टटोल कर जड़ चेतन अतीत वर्तमान की ओर वर्णन किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, व्याख्या। ठीक है। अब व्याख्या के लिए अपन है वो पिछले वाले पृष्ठ के ऊपर चलेंगे। तो चलिए पिछले वाले पृष्ठ पर आइए विद्यार्थियों, हम भावार्थ ग्रहण करते हैं। कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कुंवर नारायण कवि वर्णन करते हुए कहता है कि कविता की एक उड़ान होती है। कविता है वो चिड़िया की भांति उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसलिए कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती है। क्यों नहीं समझ सकती है, सुनना। देखो, कविता है, कवि के द्वारा एक बार रचना की जाती है और फिर काफ़ी लंबे समय तक है ना वो कविता चलती रहती है।
है ना। जैसे अपने हिंदी में बहुत सारे कवि हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर हुए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत है, मैथिली शरण गुप्त हैं, तो बहुत सारे कवि हुए हैं। अब देखो उनकी कविताएं कब की लिखी गई है, कोई 1960 की लिखी गई है, कोई 62 की, 70, 75 कब की। और प्यारे विद्यार्थियों है ना, वो कविताएं आज भी हैं, वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपने सुनी होगी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने देखो कब लिखी थी, है ना, 1857 की क्रांति को ध्यान में रखते हुए, है ना, झांसी की रानी कविता लिखी थी। अब आज भी उस कविता में वो का वो रस, वो है ना, आज भी उस कविता में वो का वो रस, भाव, अभिव्यक्ति है। कैसी? जो आज से कई वर्षों पूर्व लिखी थी। तो कविता की भी देखो उड़ान है, वो काफ़ी लंबे समय तक होती है कि नहीं? आ रही क्या बात समझ में? मैंने बताया कि कविता हैं वो कितने देखो पहले के समय की लिखी हुई हैं, लेकिन कविताओं में आज भी है ना वही भाव ग्रहण किया जाता है जो उस समय ग्रहण किया जाता था। कविता का प्रभाव आज भी वैसा ही है जैसा उस समय कविता की रचना की गई थी। तो मतलब कविता की भी एक क्या है, उड़ान है, उड़ती है, उड़ रही है ना। अरे काफ़ी लंबे समय से कविता उड़ रही है। तो चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने अब कविता कैसे उड़ती है ना, वो चिड़िया इस बात को समझ नहीं सकती है। अब देखो आगे सुनना, बाहर भीतर, देखो चिड़िया कहाँ उड़ सकती है? चिड़िया है वो अपने घोंसले से बाहर उड़ सकती है ना, घोंसले में उड़ सकती है, अपने घर आंगन, अपने ग्राम, है ना, और निश्चित समय है ना सीमा है वहाँ तक कि कभी चिड़िया उड़ सकती है। ज़्यादा दूर तक थोड़ी जा सकती है कि भाई यहाँ से 200, 300, 500, हजारों किलोमीटर थोड़ी जाएगी, नहीं जा सकती है। बात समझ में आ रही है कि चिड़िया है बाहर भीतर, मतलब सीमित, है ना, सीमित दूरी तक के लिए उड़ती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब देखो मैं इसका एक साथ आपको अर्थ बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो व्याख्या में देखो, कवि कुंवर नारायण वर्णन करते हुए कहते हैं, कविता की एक उड़ान होती है, कविता की एक उड़ान होती है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान है वो सीमित होती है। चिड़िया की उड़ान घर आंगन और आसपास के क्षेत्र तक सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान है असीमित क्षेत्र और असमय के लिए होती है। समझ गए? बाहर भीतर इसका रूप कविता के, है ना, कविता भी है वो चिड़िया के पंखों की भांति अपने पंख लगा करके है वो असीमित क्षेत्र तक उड़ती रहती है। तो इस बात को भला चिड़िया कैसे समझ सकती है? चिड़िया नहीं जान सकती है। आया समझ में? यहाँ से और देख लो आप, कवि कुंवर नारायण वर्णन करते हुए कहते हैं, कविता की भी एक उड़ान होती है जिस प्रकार से चिड़िया की उड़ान होती है, लेकिन कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में अंतर है। चिड़िया घर आंगन आसपास के सीमित क्षेत्र में उड़ती है, जबकि कविता है वो असीमित क्षेत्र में असमय के लिए उड़ती रहती है। इसलिए है ना, उड़ती रहती है। कविता चिड़िया के पंख लगाकर इस असीमित संसार में लंबे समय के लिए उड़ती रहती है।
चिड़िया बल्हा इस बात को नहीं समझ सकती है। ठीक है, विशेष आप इतनी से अगर छांटना चाहे तो छांट लेना, नहीं मैं तो एक साथ लिखवा दूंगा और मिलता जुलता रहेगा। चलो अब दूसरा परिच्छेद अपन शुरू करते हैं। देखिए आगे दूसरा, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि कविता भी खिलती है फूलों की तरह, कविता भी खिलती है फूलों की तरह। कविता का खिलना और फूल के खिलने में अंतर होता है। पुष्प खिल करके अपनी सुगंध को अपने आसपास और सीमित क्षेत्र तक बिखेरता है, जबकि कविता खिल करके अपने भावों, विचारों और रस अभिव्यक्ति को लेकर असीमित क्षेत्र में अपनी सुगंध को फैलाती है। बिना मुरझाए महकने के माने, है ना, फूल हैं वो कुछ समय के लिए खिल करके मुरझा जाते हैं, कुछ समय के लिए खिल करके मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता है वो लंबे समय तक खिलती रहती है, पुष्प की भांति कभी मुरझाती नहीं। इसलिए कविता के खिलने के माने फूल क्या जाने। आया समझ में? चलो और देख लो, यहाँ से यहाँ तक सुनना फिर से। कवि वर्णन करते हुए कहता है कविता भी पुष्प की भांति खिलती है, लेकिन फूलों के खिलने और कविता के खिलने में अंतर होता है ना। यह अंतर पुष्प समझ नहीं सकते, क्योंकि पुष्प अपनी सुगंध है बाहर भीतर अपने आसपास इस घर उस घर तक सीमित क्षेत्र में अपनी सुगंध को फैलाता है, जबकि कविता अपने रस भाव और विचारों की अभिव्यक्ति है, वो असीमित संसार तक फैलाती है ना। इसका जो दायरा है वो बहुत लंबा है, फैलाती है इस बात। और पुष्प कुछ समय के लिए खिल करके मुरझा जाते हैं, पुष्प कुछ समय के लिए खिलकर मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता की एक बार रचना होने के बाद में कभी भी वह खिलना है ना बंद नहीं करती, अर्थात हमेशा लंबे समय तक है वो कविता खिलती रहती है, अपनी सुगंध बिखेरती रहती है। तो इस बात को फूल है ना कविता के संबंध में फूल है वो नहीं समझ सकते। आगे देखना, अब यहाँ से देखेंगे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि कविता भी एक बच्चों के खेल के समान है, कविता भी एक बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार से बच्चा है वो अपने घर में, घर के बाहर, आसपास आदि है ना आदि क्षेत्र में अपने खेल के द्वारा सभी बच्चे हैं वो सभी घरों को एक समान बना देते हैं, अर्थात
अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं तो वो सभी जाति धर्म है ना लिंग इत्यादि के होते हैं कि बालक, वो सभी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, एकत्रित होकर के है ना सुन रहे हैं मेरे प्रभु कि सभी विद्यार्थी एक जगह देखो, सुनना मेरी बात को। वे सभी बच्चे हैं वो एक घर किस प्रकार से कर देते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं कि जब बच्चे खेल खेलते हैं, जब बच्चे खेल खेलते हैं तो मोहल्ले के सभी धर्मों के बच्चे है ना भाई, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख ईसाई है ना, तो सभी धर्मों के बच्चे हैं वो आएंगे बाहर है ना। जाति पाति ऊंच नीच गरीब अमीर सभी प्रकार के बच्चे सम्मिलित होंगे उस खेल में। और वो खेल खेल में है वो अपने पराये का भेद है वो क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप भी विद्यार्थी हैं, आप भी खेल खेलते हैं, तो खेल खेलते हैं उस समय जाति पाति धर्म इत्यादि की बातें है ना आपके दिमाग में आती है कि नहीं आती है? क्यों? क्योंकि आप खेल खेल में हैं, उन सभी बातों को क्या कर देते हैं, बुला देते हैं कि हम में कोई भी जाति पाति धर्म लिंग इत्यादि के आधार पर कोई बड़ा नहीं है, सभी समान है। और जब वो खेल की भावना से खेल खेलते हैं तो उनके विचार भी कैसे हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, सभी के विचार एक हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? अब मैं अर्थ बताऊंगा आपको है ना, तो सुनना अर्थ। कवि वर्णन करते हुए कहता है, कवि वर्णन यहाँ से देखना, कवि वर्णन करते हुए कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार से बच्चे बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर दे, अपने खेल खेल में एक कर देते हैं, अर्थात जब बच्चे अपना खेल खेलते हैं तो जाति धर्म समुदाय गरीबी अमीरी आदि का भेदभाव भूल करके बच्चे अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। और है ना भेदभाव है, ऊंच नीच है का है ना ज्ञान, भेदभाव ऊंच नीच आदि को ध्यान में रख नहीं रखते हैं। इस प्रकार खेल खेल में ही बच्चे सभी घरों को एक समान बना देते हैं। तो बच्चे यह कार्य किस प्रकार कर देते हैं, यह बात तो बच्चे ही जाने। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। चलो अब इस कविता का मैं आपको क्या करवा दूं, विशेष करवा दूं। चलिए ये अपना विशेष देखो, विशेष में लिखो वही नंबर 1, इसमें कविता असीमित, इसमें कविता असीमित समय के लिए रची जाती है, इसका वर्णन किया है, इसका वर्णन किया है। नंबर 2 लिखो विशेष में, नंबर 2 लिखो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। अनुप्रास
अनुप्रास और प्रश्नालंकार है, प्रश्नालंकार है। नंबर 4 भाषा अभिव्यक्ति, भाषा अभिव्यक्ति सरल, सुबोध, सुबोध और सुगम्य है, सुगम्य है। ठीक है, चलो ये विशेष हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक कविता हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलेंगे, अगली कविता है बात सीधी थी पर में बहुत चक्कर पड़ता है भाई, पर में बहुत चक्कर पड़ता है। तो सुनो, अपन वाचन करते हैं। बात सीधी थी, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना क्या, बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनू की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आगे और देखना। हाँ, भाषा में बेकार घूमने लगी, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। है ना, यहां तक अर्थ देख लें एक बार। चलो, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनू को शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ है बात सीधी थी। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों,
अभ्यास प्रश्न अपन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, इस कविता के बहाने बताएं कि इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर, सब घर एक कर सब घर एक कर देने के माने, घर एक कर देने के माने क्या हैं? क्या हैं? उत्तर लिखो। बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा अपने परायों का भेद भूल जाते हैं, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है, कविता भी शब्दों का खेल है। अतः कवि को कविता करते वक्त अपने पराये या वर्ग विशेष का भेद भूलकर लोकहित में कविता लिखनी चाहिए। भेद भूलकर लोकहित में कविता लिखनी चाहिए। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, अगले पेज पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? क्या संबंध बनता है? ठीक है। पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना। पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती हैं। उड़ान दोनों दूर तक जाती हैं। कवि की कविता में
की कविता में, कवि की कविता में कल्पना की उड़ान होती है। कल्पना की उड़ान होती है, इसलिए कहा गया है, होती है, इसलिए कहा गया है, जहाँ, है ना, आपने भी सुना होगा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना है वो आंतरिक भावों तक होती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कविता और बच्चे को समानांतर रखने के, और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? रखने के क्या कारण हो सकते हैं, है ना। ये अपना प्रश्न है कि कविता और बच्चे को समानांतर रखा है ना कवि ने, तो क्यों रखा है? इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। कविता और बच्चे दोनों, कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाव, बच्चे दोनों अपने स्वभाव, अपने स्वभाव वश खेलते हैं, स्वभाववश खेलते हैं। खेल खेल में वे अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं, परायों का भेद भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार कविता में एक उलझा दी गई बात, कविता में उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद समझने के योग्य
समझने के योग्य नहीं रह जाती, योग्य नहीं रह जाती, चाहे उसके लिए कितने, चाहे उसके लिए कितने प्रयास किए जाएं, प्रयास किए जाए, वह एक शरारती बच्चे की तरह, वह एक शरारती बच्चे की तरह हाथों से फिसल जाती है, हाथों से फिसल जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के, कविता के संदर्भ में, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के, बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, क्या होते हैं? कविता कालजयी होती है, कविता कालजयी होती है, उसका मूल्य शाश्वत होता है, उसका मूल्य शाश्वत होता है, शाश्वत होता है, जबकि फूल बहुत जल्दी, जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, मुरझा जाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत, भाषा को सहूलियत से बरतने का, बरतने से क्या अभिप्राय है? प्राय है। यह 5वां प्रश्न, उत्तर लिखो 5वें का। भाषा को सहूलियत, भाषा को सहूलियत से बरतने का, आज से बरतने का, आज से क्या है? आज से है सीधी सरल, सीधी सरल, सीधी सरल एवं सटीक भाषा के प्रयोग से है, एवं
सटीक भाषा के प्रयोग से है। यह 5वां प्रश्न। 6वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी कवि आदि अपनी बात को बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत करना चाहते हैं, ज़्यादा ही अलंकृत करना चाहते हैं या शब्दों के चयन में उलझ जाते हैं, तब भाषा के चक्कर में वे अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाते, श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझ के रह जाते हैं, और सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रश्न उत्तर वगैरह है वो आप कर लेंगे विद्यार्थियों। आपका धन्यवाद, और अब आपसे फिर मुलाकात नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स यू।